नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए जो टॉपिक हमने डिस्कशन के लिए तय किया था वो ये है कि चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ डिस्टेंस इन ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया, कि किस तरीके से हमारे मुल्क में फासलाती और ऑनलाइन तालीम का जो निज़ाम है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, और ऐसे कौन से डायनामिक्स है, ऐसे कौन से अवामिल है जो इस सिस्टम को जो है चेंज कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं। इस लेक्चर को मैंने एक 4 हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं ओडीएल एंड ऑनलाइन एजुकेशन का क्या रेलेवेंस है, क्या इसकी मुताबिकत है, क्या अहमियत है, ये मुख्तसर तौर पे आपके सामने रखूं। फिर उसके बाद एनईपी 2020 ने जो रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, खासतौर से डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन पर, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे, उस पर डिस्कशन होगा। उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज आज के दौर में टीचर्स के लिए अवेलेबल है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में, किस तरीके से टीचर्स इसका फायदा उठा सकते हैं। और सबसे अहम जो चीज है, एज ए टीचर हम इस ऑनलाइन और डिस्टेंस तालीम का, ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन का कैसे ज्यादा से ज्यादा अपनी कौम को, अपनी कम्युनिटी को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये 4 एजेंडा आइटम्स मैंने अपने सामने रखे हैं और इस हिसाब से इस लेक्चर को मैंने जो है डिजाइन किया है। तो फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, रेलेवेंस ऑफ ओडीएल एंड ऑनलाइन एजुकेशन। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि एजुकेशन के जो है मेन टाइप्स है, जैसे फॉर्मल रिवायती तालीम, जो जिसको हम रेगुलर मोड या कन्वेंशनल मोड भी कहते हैं, जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के जरिए दी जाती है। दूसरा जो जरिया होता है वो होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें डिस्टेंस मोड और ऑनलाइन मोड है। ये फराम किया जाता है ओपन स्कूल्स के जरिए, ओपन और डुअल मोड यूनिवर्सिटीज के जरिए। और एक तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट है, वो है इनफॉर्मल एजुकेशन। ये इनफॉर्मल में एजुकेशन हमको फैमिली में, फ्रेंड्स में, सोसाइटी में, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, मजहबी तालीम के जरिए और हमारे जो पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस है उसके थ्रू जो है हमको ये मिलता है। जो इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी सिस्टम होता है इन मोड्स का, मैंने बहुत ही इस स्लाइड में ये जो है उसको पेश करने की कोशिश की है ताकि इसको आसानी से आज समझ सकें। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं डिस्टेंस मोड में, ऑनलाइन मोड में, ब्लेंडेड मोड में। लेकिन देखिए, रेगुलर मोड वो है जिसमें टेक्स्ट बुक्स दिए जाते हैं बच्चों को, एक सिलेबस होता है, क्लासरूम में फेस टू फेस टीचिंग होती है, करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कंडक्ट किए जाते हैं और असेसमेंट होता है। ये तालीम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में दी जाती है। दूसरा जो मोड है जिसके बारे में आज तफसील से जो है जानने वाले हैं, वो डिस्टेंस मोड। इस डिस्टेंस मोड में टेक्स्ट बुक की जगह लेते हैं सेल्फ लर्निंग मटेरियल। ऐसी किताबें बनाई जाती हैं जिसको बच्चा खुद से पढ़े और खुद से सीखे, और उसको अगर कुछ समझने में दुश्वारी आ रही है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स, काउंसलिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं, जो छुट्टियों में कंडक्ट किए जाते हैं, सैटरडे संडेज को कंडक्ट किए जाते हैं। उसके साथ साथ ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज दिए जाते हैं बच्चे को, रेडियो प्रोग्राम्स, टीवी प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं ताकि बच्चे को एक लर्निंग सपोर्ट मिले, और फिर असाइनमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर फेस टू फेस टीचिंग की जगह सेल्फ लर्निंग मटेरियल लेता है। रेगुलर मोड में टीचर एक मेन रोल में होता है, यहीं डिस्टेंस मोड में टीचर का रोल एक काउंसलर का हो जाता है। वो सिर्फ काउंसलिंग करता है, मशावरत करता है, बच्चों को समझाता है, उनके जो भी लर्निंग प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तीसरा जो सबसे अहम मोड है वो है ऑनलाइन मोड, जिसमें एडमिशन के बाद बच्चे को एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाता है, और ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सेस मिलने के बाद उस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में बच्चे को ई कंटेंट दिया जाता है। ये रिटर्न प्रिंटेड मटेरियल होता है जिसको बच्चा मोबाइल्स में या लैपटॉप में
कहीं पर भी वो ऑन स्क्रीन पढ़ सकता है। ई ट्यूटोरियल्स दिए जाते हैं जिसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स होते हैं, बच्चा इन रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स को सुन सकता है। सेल्फ असेसमेंट के लिए उनको जो है एक्टिविटीज दी जाती है। स्टूडेंट्स इंटरेक्शन के लिए, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन के लिए एक डिस्कशन फोरम होता है जहां पर बच्चे अपने प्रॉब्लम्स रेज कर सकते हैं, अपने इश्यूज रेज कर सकते हैं। और ओकेजनली लाइव सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं जिसमें टीचर और स्टूडेंट ऑनलाइन लाइव अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और असेसमेंट होता है। और लास्ट जो ये मोड है वो है ब्लेंडेड मोड। जब इसमें से किसी दो मोड को हम मिला देते हैं तो वो हो जाता है ब्लेंडेड मोड। वैसे देखिए जो डिस्टेंस मोड है हमारे कंट्रीज में 1980 से है। सबसे पहले 1979 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद 1982 में जो इंडिया की फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है, आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, वो एस्टेब्लिश हुई। 1985 में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई। तो डिस्टेंस मोड जो है ये कुछ नया मोड नहीं है, बहुत पुराना मोड है और 1980 से इंडिया में ये अवेलेबल है। ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड वैसे तो देखिए 2000 जैसे जैसे इंटरनेट का जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल शुरू हुआ, वैसे ही ऑनलाइन मोड अवेलेबल है, लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर ये इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन 2020 में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके बाद इस मोड ऑफ एजुकेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया ऑन पार विद डिस्टेंस मोड एंड रेगुलर मोड। और कोरोना पीरियड में, कोरोना जब आया और उसमें जो है कोरोना में सब जगह लॉकडाउन हुए, उस वक्त इस डिस्टेंस मोड और ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन की अहमियत लोगों को भी समझ में आई और साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट का भी फोकस इस तरफ आया कि डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड को इस्तेमाल किया जा सकता है। और आप देखेंगे पिछले कई सालों में डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड को जिस तरीके से गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, उस तरीके से आजादी के बाद कभी नहीं किया गया था। और उसके कुछ रीजन है। जब हम गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव देखते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो वो देखती है कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन किस में ज्यादा है। रेगुलर एजुकेशन में बहुत ज्यादा कॉस्ट है, इसमें सैलरीज देना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है। डिस्टेंस एजुकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस एजुकेशन में एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक वक्त आप इंस्टीट्यूट को बना दीजिए, उसके बाद उसमें ज्यादा खर्चा नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIS, ये जो इंस्टीट्यूशन है जो स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ये सेल्फ फाइनेंसिंग मोड पे काम कर रहा है। इस पर गवर्नमेंट 1 रुपया भी आज खर्चा नहीं करती। उसी तरह ऑनलाइन मोड में आप देखेंगे तो ऑनलाइन मोड में ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। कंटेंट चाहिए और लर्निंग सपोर्ट चाहिए और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट से हो जाता है। टीचर्स रिक्वायर्ड, रेगुलर मोड में बहुत ज्यादा टीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन डिस्टेंस मोड में टीचर्स का उतना रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है। पार्ट टाइम काउंसलर से काम चल जाता है। वहीं पर ऑनलाइन एजुकेशन में सिर्फ डेवलपर्स, फैसिलिटेटर्स हो, कंटेंट क्रिएटर्स हो, ये भी ऑनरेरियम बेस पर और पार्ट टाइम मोड पर जो है इनसे काम लिया जाता है। तो यहाँ पर भी फुल टाइम एम्प्लॉयज को हायर करने की जरूरत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जहाँ पर रेगुलर मोड में लैब्स के लिए, हॉस्टल्स के लिए, बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है, वहां पर डिस्टेंस मोड में कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता। जो स्टडी सेंटर्स ओपन यूनिवर्सिटीज या डुअल मोड यूनिवर्सिटीज हायर करती हैं अपने कोर्सेज चलाने के लिए, उनका अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करके ओपन और डिस्टेंस मोड यूनिवर्सिटीज अपने प्रोग्राम्स चलाती है। ऑनलाइन एजुकेशन में सर्वर्स, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडियोज, इनके लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर कर दिया जाए तो 4 से 5 साल जो है इस पर आसानी से चलाए जा सकते हैं। सिर्फ उसको अपग्रेड करने की, अपडेट करने की जरूरत होती है। स्केलेबिलिटी आप देखेंगे तो
रेगुलर एजुकेशन में हर चीज के लिए पैसे की जरूरत होती है और इसको ज्यादा हम बढ़ा नहीं सकते। अगर एक क्लास स्कूल में एक सेक्शन को बढ़ाना है तो उसके लिए एक रूम कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, उसके लिए फर्नीचर की जरूरत होती है, कई सारी चीजों की जरूरत जो है रेगुलर मोड में होती है, वैसी जरूरत डिस्टेंस मोड में नहीं होती। और ये हाईली स्केलेबल है। आज मैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास रेगुलर मोड में हम 3 से 4 से 5 हजार बच्चे जो है हम एडमिट कर पाते हैं, लेकिन वहीं पर डिस्टेंस मोड पे हमारे पास 45,000 स्टूडेंट्स हैं। तो डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन हाईली स्केलेबल है और उससे ज्यादा स्केलेबल है ऑनलाइन एजुकेशन। इसमें हजारों नहीं, इसमें लाखों बच्चे एडमिट हो सकते हैं। इंक्लूजन, रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन का सबसे ज्यादा जो फायदा उठाते हैं वो अर्बन पॉपुलेशन उठाती है, वहीं पर डिस्टेंस एजुकेशन का फायदा मार्जिनलाइज और रूरल ग्रुप जो है ज्यादा से ज्यादा उठाते हैं। तो बहरहाल रेलेवेंस जो है वो डिस्टेंस एंड ऑनलाइन मोड का ज्यादा है जब हम ये सारी चीजों को अपने सामने रखते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो एजुकेशन का बजट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लीजिए या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का लीजिए, वो आपको हर साल कम होता नजर आ रहा है। यहाँ पर आप ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो फिगर्स में हर साल ये जो एजुकेशन का बजट है वो आपको फिगर्स में बढ़ता नजर आता है, लेकिन जब आप टोटल बजट में उसका परसेंटेज देखते हैं तो वो कम होता चला जा रहा है। और इसकी मेन वजह जो है वो यही है कि हमने 1995 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो है यूनिवर्सलाइजेशन को हमने एक्सेप्ट किया, हमने गैट पे सिग्नेचर किया और गैट एग्रीमेंट पे साइन होने के बाद अब तकरीबन 30 साल हो रहे हैं, देखिए। और इस 30 साल के पीरियड में चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन्होंने लिमिटेड लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन किया था और वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कर कर जो है उन्होंने ये प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन किया। लेकिन अब 30 साल हो चुके हैं, अब इंडियन इकोनॉमी और खासतौर से उसका एजुकेशन सेक्टर ये कारपोरेट इकोनॉमी के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। 1995 से पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। 95 के बाद जो है हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी के दौर में हम आए और अब तकरीबन 30 साल पूरे हो रहे हैं इस मिक्स्ड इकोनॉमी के फेज को। अब ये जो नेक्स्ट फेज है ये पूरी तरीके से कारपोरेट इकोनॉमी का फेज है और इस वजह से इसमें रिफॉर्म्स का जो स्कोप है, उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। देखिए, इससे पहले समझा जाता था कि फासलाती तालीम और ऑनलाइन तालीम ये ऐसे लोगों के लिए है जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जो आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स है उनके लिए है, जो वर्किंग पीपल है उनके लिए है, जो औरतें हैं जो स्कूल नहीं जा सकती उनके लिए है। लेकिन अब ये तस्वुर बदल चुका है। अब एजुकेशन फॉर ऑल, अब सबके लिए डिस्टेंस एजुकेशन है, सबके लिए ऑनलाइन एजुकेशन है। और जितने भी ऐसे मार्जिनलाइज ग्रुप है, माइनॉरिटीज है, SC ST OBC EWS विमेन PWD, ऐसे सारे कैटेगरीज को कवर करने की कोशिश जो है गवर्नमेंट कर रही है थ्रू ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन। कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखना चाहूंगा। ये स्टैटिस्टिक्स है ड्रॉप आउट रेट्स के। आप देखेंगे कि हमारे कंट्री में ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है और ये ड्रॉप आउट रेट खास तौर से सेकेंडरी लेवल पर सबसे ज्यादा हो जाता है। आप परसेंटेज में यहाँ पर देख रहे हैं कि 17%, 17, 16, 16, 14, 12, 12, 10, ये कम होता चला जा रहा है। ये इसलिए कम हो रहा है कि गवर्नमेंट डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। आप देखेंगे कि रेगुलर एजुकेशन पर गवर्नमेंट का फोकस बिल्कुल हट चुका है। नई यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश नहीं हो रहे, नई कॉलेजेस एस्टेब्लिश नहीं हो रहे, नए स्कूल्स नहीं बन रहे, रिक्रूटमेंट्स कहीं नहीं हो रहे हैं। आप देखेंगे कि फंड्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज हो,
टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ पर जो है काम निकाला जा रहा है, कहीं पर उसको विद्या वॉलेंटियर कह दिया जाता है, कभी उसको शिक्षण सेवक कह दिया जाता है, और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ पे कई साल जो है उनसे सर्विसेज ले ली जाती है। तो कहीं ना कहीं रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन को गवर्नमेंट स्टार्व कर रही है, और ये जो स्टारवेशन है वो प्रमोट करता है डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन को, ये प्रमोट करता है प्राइवेटाइजेशन। आप देखेंगे ड्रॉप आउट रेट्स यहाँ पर परसेंटेज में बताए जा रहे हैं, लेकिन जब ये फिगर्स में टर्न होते हैं तो ये बहुत ही तशवीशनाक हो जाते हैं। मैं यहाँ पर फोकस करना चाहूंगा मुस्लिम स्टूडेंट्स के ड्रॉप आउट्स पे। तो आप देखेंगे कि रिपोर्ट में 2020-21 और 21-22 में इन्होंने डेटा दिया कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी लेवल पर कितने लाख बच्चे, मुस्लिम बच्चे ड्रॉप आउट हुए। तो आप प्राइमरी लेवल पर अगर आप देखेंगे तो ये जो परसेंटेज, जो जो नंबर है, ये 6.5 लाख से ज्यादा है। अपर प्राइमरी पे आप देखेंगे तो ये 5 लाख से ज्यादा है। एलिमेंट्री लेवल पे आप देखेंगे तो ये तकरीबन 12 लाख को रीच कर रहा है, और सेकेंडरी लेवल पर आप देखेंगे तो ये 9 लाख से ज्यादा है, और टोटल फिगर आप देखेंगे तो ये 33 लाख से ज्यादा है। यानी 2 साल में इतने लाख मुस्लिम बच्चे ड्रॉप आउट हो चुके हैं तालीम से। एनरोलमेंट में जो डिक्लाइन है मुस्लिम कम्युनिटी का, वो भी बहुत ज्यादा है, और वो हर लेवल पर है। जब प्राइमरी का एनरोलमेंट देखेंगे, टोटल एनरोलमेंट में तो 15% नजर आता है। अपर प्राइमरी पे वो 14 होता है, सेकेंडरी पे वो 12 होता है, हायर सेकेंडरी पे 10 होता है। हर लेवल पर जो है मुस्लिम बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। लड़कियों का अगर हम ट्रांजिशन रेट अगर देखेंगे, हर 100 मुस्लिम लड़कियां जो एजुकेशन में इनरोल्ड है, उनका अगर जो है स्टडी किया जाए, उनके स्टैटिस्टिक्स को अगर देखा जाए, तो 50% बच्चियां प्राइमरी एजुकेशन में है। ये अपर प्राइमरी पे सिर्फ 26% बच्चियां आ रही है। सेकेंडरी में आप देखेंगे तो 13% आ रही है। हायर सेकेंडरी पे आते आते ये लड़कियां जो है सिर्फ 8.86% रह गई। तो प्राइमरी स्कूल में जो 50 बच्चियां थी, वो हायर सेकेंडरी में आते आते सिर्फ 8-9 रह जाती। और सच्चर कमेटी ने जो कहा कि सिर्फ 4% मुस्लिम बच्चे हायर एजुकेशन में आते हैं, तो ये परसेंटेज जो है हायर एजुकेशन के बाद फर्दर और आधा हो जा रहा है। तो ये हजारों बच्चे जो है, लाखों बच्चे, ये जो एजुकेशन से बाहर हो जा रहे हैं, ये सिर्फ एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर का काम करने के लिए जो है, ये सिर्फ लेबर काम करने के लिए ये अवेलेबल हो सकते हैं बच्चे, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि उनके पास न तालीम है, न उनके पास स्किल है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप देखिए, ना वहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना वहाँ पर कोई सोशल सिक्योरिटी है, ना वहाँ पर वेजेस बराबर है। और एक ऐसा है कि एक जनरेशनल पॉवर्टी मुसलमानों पे हमको नजर आती है, क्योंकि मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। ये कहीं ना कहीं इसको एड्रेस करने की जरूरत है। और ऐसे कई सारे जो है, सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि SC ST OBC और दूसरे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है, और उनके जो ड्रॉप आउट रेट्स है, और उनका जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, इन सब चीजों को देखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं। आप देखेंगे कि इस पॉलिसी ने कई सारे फेजेस अपने पास किए, इसको इनिशिएट किया गया, फॉर्मुलेट किया गया, इसको अडॉप्ट किया गया, और हम फिलवक्त पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के फेज में हैं। और 2050 में इस पॉलिसी का इवैल्यूएशन होगा। तभी पूरे 30 साल है इस पॉलिसी को पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट होने के लिए, उसको लागू होने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली 2019 तक इसकी सारी चीजें जो है इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जो कॉन्टेक्स्ट दिया है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन को, उसमें कुछ टारगेट्स तय किए गए कि स्कूल एजुकेशन में 2030 तक 100% इनरोलमेंट होना चाहिए।
2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए वोकेशनल हायर एजुकेशन में। इंक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, अफोर्डेबल एजुकेशन होना चाहिए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशंस ने तय किया है। और ये जितने भी सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप है, इनकी मेन स्ट्रीमिंग होना चाहिए, ड्रॉप आउट्स को एड्रेस करना चाहिए और एजुकेशन मदर टंग में देना चाहिए। देखिए आर्टिकल 350 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके हिसाब से हर एक इंसान को अपनी मादरी जबान में तालीम हासिल करने का हक है, और ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि वो मदर टंग में लोगों को तालीम प्रोवाइड करे। और इस पॉलिसी ने देखिए बहुत अहम जुमला कहा है, उन्होंने कहा है कि ओडीएल इज द नेचुरल पाथ फॉर इंक्रीजिंग एनरोलमेंट। एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए रेगुलर मोड पे ही हम ज्यादा फोकस करें जरूरी नहीं है, बल्कि अगर हम ओडीएल पर फोकस करते हैं, डिस्टेंस मोड पर फोकस करते हैं, तो ये हमारे एनरोलमेंट को, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट को बढ़ाने का बहुत ही एक आसान तरीका है। तो सबसे पहला जो रिफॉर्म गवर्नमेंट जो लाई है वो है ओपन स्कूलिंग, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसको एक्सपांड किया जा रहा है, इसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। ये जो स्कूल है एनआईएस, ये अपने अलग अलग प्रोग्राम्स ऑफर करता है। सबसे पहले इनके ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो स्टैंडर्ड 3rd, 5th और 8th के इक्विवेलेंट होते हैं। इसको ओपन बेसिक एजुकेशन कहा जाता है। ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए वो ये कोर्सेज कर सकते हैं। इनके एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं। 14 साल से जिन बच्चों की उम्र ज्यादा हो चुकी है वो बच्चे 10th का एग्जाम दे सकते हैं, और फिर 2 साल के बाद से वो 12th का एग्जाम दे सकते हैं। यानी कोई स्कूलिंग की जरूरत नहीं, सिर्फ उस बच्चे की उम्र 14 साल से ज्यादा होनी चाहिए, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसको एक सेल्फ सर्टिफिकेशन देना होता है कि हाँ नहीं, मैं 10th का जो है एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हूँ, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, और उस सेल्फ सर्टिफिकेशन पे उसको जो है 10th के क्लास में एडमिशन दे दिया जाता है। तो ये 2 प्रोग्राम्स एनआईएस चला रहा है, एकेडमिक प्रोग्राम्स। साथ ही साथ इनके 104 वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं, और ये वोकेशनल प्रोग्राम्स कई सारे सेक्टर्स में है। मैं आपको इनका कुछ प्रोग्राम्स में यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टैंड अलोन सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है, इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन है, सर्टिफिकेट इन 2 व्हीलर टेक्नीशियंस है, हेल्थ एंड पैरामेडिकल साइंसेस के प्रोग्राम्स है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के प्रोग्राम्स है, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी। ऐसे कई सारे तकरीबन 104 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो रीजनल लैंग्वेजेस में ऑफर किए जा रहे हैं। इसमें हिंदी है, उर्दू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10th और 12th का इनका जो प्रोग्राम है ये तकरीबन 12 से 13 लैंग्वेजेस में ऑफर किया जा रहा है, जिसमें उर्दू भी है। सेकेंडरी लेवल पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल है और किस मीडियम में वो अवेलेबल है। आप सीनियर सेकेंडरी पे, आप 12th के लेवल पे आप देख सकते हैं कि किन किन, तकरीबन इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो नेशनल जुरिस्डिक्शन है। 23 रीजनल सेंटर, 7,400 स्टडी सेंटर्स पे से इसका काम चल रहा है। रीजनल लैंग्वेजेस में कोर्सेस ऑफर किए जा रहे हैं। इनका जो कोलैबोरेशन है, आप वो कोलैबोरेशन देखेंगे कि ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, जेल अथॉरिटीज के साथ इनका कोलैबोरेशन है, आर्म फोर्स के साथ है, जमीयत उलमा हिंद के साथ कोलैबोरेशन है, श्वेतांबर जो लोग होते हैं जैन के, जैन कम्युनिटी के, उनके साथ है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ इनका, बुद्धिस्ट जो मंदिर होते हैं, पगोडास होते हैं, उनसे डायरेक्ट कोलैबोरेशन है। मदरसा स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने काम किया है, एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं। तो इनका इतना फ्लेक्सिबल सिस्टम है कि ये किसी के भी साथ काम जो है करने के लिए तैयार है और कर रहे हैं।
ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एनरोल किया जाए स्कूल एजुकेशन में। और न सिर्फ डिस्टेंस मोड से ऑफर कर रहे हैं, अब एनआईएस का वर्चुअल स्कूल एस्टेब्लिश हो चुका है और इस वर्चुअल स्कूल के जरिए एक डिजिटल सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है सारे डिस्टेंस लर्नर। मैंने इससे पहले जैसे बताया आपको कि 2020 तक के ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स होते थे या कोर्सेज होते थे वो एज ए सपोर्ट सिस्टम काम कर रहे थे, लेकिन 2020 के बाद उनको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, रिकॉग्नाइज कर दिया गया ऑन पार विद डिस्टेंस एंड रेगुलर मोड प्रोग्राम्स। उसी तरीके से आगे चल के आप देखेंगे कि ये जो वर्चुअल जो जो 10th और 12th बच्चे डिस्टेंस मोड से कर रहे हैं, दूसरे जो ओपन एजुकेशन कोर्सेज कर रहे हैं, ये बच्चे डायरेक्ट ऑनलाइन मोड से करेंगे। एक शिफ्ट आपको नजर आएगा। आज आप देखेंगे जो ट्रेंड चल रहा है वो अर्ली स्पेशलाइजेशन का जो है ट्रेंड चल रहा है, जिसमें पेरेंट्स चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है स्कूल में 12 साल की स्कूलिंग होने के बाद वो ये डिसाइड ना करें कि उनको क्या करना है, बल्कि वो स्कूल में रहते हुए डिसाइड करें कि उनको क्या करना है। चाहे वो स्पोर्ट्स लीजिए, आर्ट्स लीजिए, फाइन आर्ट्स लीजिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स लीजिए, उसमें आप जो है डिजिटल स्किल्स लीजिए, चाहे वो कोडिंग हो, वो ऐप डेवलपमेंट हो, वेब डेवलपमेंट हो, और इसमें बच्चे काम कर रहे हैं। इससे बच्चे जो है ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और जैसे ही वो स्कूल पास आउट कर रहे हैं वो सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं, वो अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। 12 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्स लॉन्च कर रहे हैं, वो पेटेंट्स ले रहे हैं। तो अल्टरनेटिव एजुकेशन के जो जो ट्रेंड्स है, वो अल्टरनेटिव एजुकेशन के ट्रेंड्स को कहीं ना कहीं इन प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग हो या ऑनलाइन एजुकेशन हो, इससे उसको प्रमोशन मिल रहा है। नियो स्कूलिंग का जो है दौर आ रहा है। ऐसा नहीं कि बस जो है बच्चे 20 साल 25 साल पढ़ेंगे उसके बाद जो है वो जॉब करेंगे, ये जरूरी नहीं है। पेरेंट्स सब सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है 14-15 साल की उम्र से जो है वो पैसा कमाना शुरू करे, वो फाइनेंशियली जो है फ्रीडम जो है वो उसको मिले, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो नेशनल वर्चुअल स्कूल आगे चल के स्कूल लेवल पर आप देखेंगे कि इसको भी इंस्टीट्यूशनलाइज आगे चल के कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा रिफॉर्म जो है जो हो रहा है वो स्कूल लेवल पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के जरिए हो रहा है, जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज को टारगेट करके उनको जो है उनका एनरोलमेंट किया जा रहा है, उनकी मेन स्ट्रीमिंग की जा रही है। साथ ही साथ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। इसमें 12 स्टेट्स में आप देखेंगे कि अभी ये जो है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, इसमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटका, केरला ऐसे स्टेट्स हैं, और 8 स्टेट्स में अभी इसको इन प्रोसेस है। जल्द से जल्द ये स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एस्टेब्लिश कर लिए जाएंगे, और जाहिर सी बात है बाकी के जो दूसरे स्टेट्स जहां पर अभी इस ताल्लुक से कुछ नहीं हुआ है वो इसको फॉलो करेंगे। तो स्कूल लेवल पर डिस्टेंस एजुकेशन को पूरी तरीके से गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, उसको लागू कर रही है, उसको जितना फैसिलिटेट करना है उतना फैसिलिटेट कर रही है, डीरेगुलराइज कर रही है। वहीं पर आप हायर एजुकेशन में देखेंगे तो हायर एजुकेशन में भी गवर्नमेंट ने डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन प्रमोट करने के लिए कई सारे इकदाम किए हैं। इसको रेगुलेट किया है, इसको इंटीग्रेट किया है, इसको रिकॉग्नाइज किया है ऑन पार विद फॉर्मल एजुकेशन। इसको यूनिवर्सलाइज कर दिया गया है, लिबरलाइज और प्राइवेटाइज कर दिया गया है, ग्लोबलाइज कर दिया गया है, इंडियनाइज किया गया है, उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। आइए इन इन रिफॉर्म्स को जो है हम समझते हैं। सबसे पहले इसको रेगुलेट कर लिया गया है। देखिए 2020 से पहले डिस्टेंस एजुकेशन का रेगुलेशन उतना जो है उतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए यूनिवर्सिटीज अपने लेवल पर कोर्सेज ऑफर करती थी, उनको जो है रिकॉग्नाइज करने की ऑफिशियली जरूरत गवर्नमेंट को महसूस उस वक्त तक नहीं हुई थी। लेकिन अब डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के जरिए डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन को रेगुलेट किया जा रहा है।
बाज़ाब्ता हर साल कोर्सेज को मंजूरी दी जा रही है, रिकॉग्निशन दिया जा रहा है, इसको मॉनिटर किया जा रहा है डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए। और आगे चल के जो नेशनल सेटअप हमारे कंट्री में होने वाला है एजुकेशन का, जिसमें यूजीसी को रिप्लेस करेगा हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और उसके 4 वर्टिकल्स होंगे। एनएचईआरसी जो रेगुलेट करेगा, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नैक नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल जो एक्रीडिटेशन करेगा, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल जो ग्रांट्स देगा, और जनरल एजुकेशन काउंसिल जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बनाएगा। और ये जितनी भी बॉडीज है, चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो हो, एनसीटी हो, एआईसीटी हो, डेंटल काउंसिल, फार्मास्यूटिकल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल, मेडिकल काउंसिल, ये सारे स्टैट्यूटरी बॉडीज ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज बन जाएंगे। इन प्रिंसिपल ये सारी चीजें हो चुकी है, जस्ट हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्ट आना बाकी है, और ये एक्ट आते ही यूजीसी को वो रिप्लेस कर देगा। दूसरा सबसे अहम जो रिफॉर्म है वो है कि डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन को इंटीग्रेट कर दिया गया है फॉर्मल एजुकेशन के साथ। डिस्टेंस, रेगुलर, ऑनलाइन, इन तीनों एजुकेशन में अब कोई फर्क नहीं है। एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन सभी का सेम है। अगर बीए प्रोग्राम रेगुलर मोड में होता, उसका एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन बीए डिस्टेंस का और बीए ऑनलाइन का सेम होगा। एमबीए, एमसीए, ये जो प्रोग्राम्स हैं, इनका एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन चाहे वो रेगुलर मोड में हो, डिस्टेंस मोड में हो या ऑनलाइन मोड में हो, उनका एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन सबका सेम होगा, सेम करिकुलम होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है एमए हिस्ट्री प्रोग्राम जो है डिस्टेंस मोड में भी है, रेगुलर मोड में भी है। तो रेगुलर मोड का जो सिलेबस है वही सिलेबस डिस्टेंस मोड का होगा। तो ऐसे जितने भी डुअल मोड यूनिवर्सिटीज है, उनका रेगुलर, डिस्टेंस और ऑनलाइन का जो सिलेबस है वो सेम रहेगा। और यहाँ पर इसको ब्लेंड किया गया है। अगर रेगुलर मोड का कोर्स है तो उसका 60% सिलेबस जो है वो फेस टू फेस उसका जो है ट्रांजैक्शन होना चाहिए, और 40% वो ऑनलाइन मोड में कंप्लीट होना चाहिए। डिस्टेंस का आप कोई कोर्स करना चाह रहे हैं तो उसका 60% जो है आप डिस्टेंस मोड से करेंगे, और 40% उस कोर्स का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन मोड से होगा। आपको ऑनलाइन जो है क्रेडिट हासिल करना है, और ऑनलाइन जो है 100% ऑनलाइन रहेगा। तो यहाँ पर फर्दर गवर्नमेंट पुश कर रही है ऑनलाइन मोड की तरफ, डिस्टेंस मोड की तरफ। तो सेम करिकुलम है एक ही कोर्स का, चाहे वो रेगुलर मोड में हो, डिस्टेंस मोड में हो या ऑनलाइन मोड में हो। टीचिंग लर्निंग स्कीम जो है सबकी सेम रहेगी, क्योंकि सिलेबस सेम है, करिकुलम सेम है, इसलिए कंटेंट सेम रहेगा, सिर्फ उसका ट्रांजैक्शन अलग अलग मोड से होगा। क्वेश्चन पेपर पैटर्न सबका सेम रहना है, असेसमेंट क्राइटेरिया सबका सेम रहना है। इवन गवर्नमेंट का कहना है कि एग्जाम भी आपको एक ही वक्त में कंडक्ट करना है, डिस्टेंस, रेगुलर और ऑनलाइन मोड के बच्चों का। लर्नर्स मोबिलिटी, बच्चा एक मोड से दूसरे मोड में आसानी से शिफ्ट हो सकता है। अगर कोई बच्चा रेगुलर मोड से बीएड कर रहा है लेकिन उसको कहीं जॉब लग गई, अब वो जाना चाह रहा है, तो वो डिस्टेंस मोड के बीएड में आ सकता है। अगर कोई बच्चा एमबीए या एमसीए जैसे प्रोग्राम्स कर रहा है, वो उसको जॉब करना है, तो वो शिफ्ट हो सकता है डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड में। उसी तरीके से ऑनलाइन डिस्टेंस मोड के भी बच्चे रेगुलर में जाना चाहे तो वो जा सकते हैं। तो ये लर्नर्स जो मोबिलिटी है अक्रॉस मोड्स ऑफ एजुकेशन, इसको गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। क्रेडिट ट्रांसफर, अगर आप स्वयं प्लेटफॉर्म से कोई कोर्स करते हैं, उसके क्रेडिट आपके डिस्टेंस कोर्स में काउंट होंगे, उसके क्रेडिट आप आपके रेगुलर मोड में ला सकते हैं। और ये जो 40% कंटेंट जो ऑनलाइन बच्चों को देना है, ये यूनिवर्सिटीज अपने अपने कोर्सेज बना रही है, उसको होस्ट कर रही है अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे या फिर स्वयं प्लेटफॉर्म पे, और उससे बच्चे जो क्रेडिट हासिल कर रहे हैं वो क्रेडिट किसी भी मोड में जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। तो क्रेडिट ट्रांसफर की फैसिलिटी आज बच्चों को मिल चुकी है। तो इस हद तक इसको जो है बिल्कुल तीनों मोड ऑफ एजुकेशन, चाहे वो रेगुलर हो, डिस्टेंस हो, ऑनलाइन हो, उसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। और इंटीग्रेट कर दिया गया है इसी वजह से
इसको रिकॉग्नाइज भी कर दिया गया है। अब डिग्री चाहे रेगुलर मोड की हो, डिस्टेंस मोड की हो, ऑनलाइन मोड की हो, इनमें कोई फर्क नहीं है, कहीं पर भी किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसके बाद जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि ये तीन चीजें जो अहम हुई, और ये सबसे ज्यादा देखिए इस सेक्टर को जो है मुतासिर कर रही, वो है यूनिवर्सलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। 2020 से पहले आप देखेंगे कि सिर्फ जो ओपन यूनिवर्सिटीज होती थी, जो डुअल मोड यूनिवर्सिटीज होती थी, उन्हीं को अलाउ किया गया था कि वही सिर्फ अपने डिस्टेंस और ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर सकते। लेकिन 2020 के बाद इसको ओपन कर दिया गया है सभी के लिए, चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटीज हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, डीम यूनिवर्सिटीज हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, ऑटोनॉमस कॉलेज हो, एनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये अपने डिस्टेंस और ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर सकता है। सिर्फ उसके लिए दो शर्तें हैं। एक शर्त यह है कि नैक का उसका जो स्कोर होना चाहिए वो 3.01 होना चाहिए। 3.01 है तो वो अपने डिस्टेंस मोड कोर्सेज ऑफर कर सकता है, एक्सेप्ट साइंस प्रोग्राम्स। अगर नैक स्कोर 3.26 है तो वो ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी ऑफर कर सकता है, और साइंस जो आप देखेंगे साइंस की बेस्ड जो प्रोग्राम्स है वो भी वो ऑफर कर सकता है। तो आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज में होड़ लगी हुई है कि वो ज्यादा से ज्यादा नैक का स्कोर लेकर आए। बीच में आप देखेंगे कुछ माल प्रैक्टिसेस भी इसमें हुई, जहां पर जो है लोग पकड़े गए यूनिवर्सिटी के, जो माल प्रैक्टिसेस के जरिए चाह रहे थे कि नैक का स्कोर उनको अच्छा मिल जाए। तो एक पूरे कंट्री में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की एक होड़ लगी हुई है कि वो अपना क्वालिटी इंप्रूव करे और ज्यादा से ज्यादा नैक का स्कोर हासिल करे, ताकि वो डिस्टेंस और ऑनलाइन प्रोग्राम्स ऑफर कर सके, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इन्हीं प्रोग्राम से जनरेट होता है। और गवर्नमेंट ने डिस्टेंस और ऑनलाइन प्रोग्राम से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको जो है उसकी पूरी जिम्मेदारी है, उसकी जो अथॉरिटी है वो यूनिवर्सिटी लेवल पर दे दी है कि जितना भी रेवेन्यू डिस्टेंस और ऑनलाइन प्रोग्राम से होगा उसको यूनिवर्सिटी अपने तरीके से जहां चाहे वहां खर्चा कर सकती है, उस पर गवर्नमेंट की कोई पाबंदी नहीं है। तो इस मोड की तरफ जो है यूनिवर्सिटीज का रुझान बढ़ चुका है। अगर किसी यूनिवर्सिटीज के पास नैक का स्कोर नहीं है लेकिन उसके पास एनआरएफ रैंकिंग है, तो वो एनआरएफ रैंकिंग के जरिए भी कोर्सेज ऑफर कर सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है जिसमें हर साल इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग की जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर इन द टॉप 100 एटलीस्ट वंस इन 2 प्रीसीडिंग साइकिल्स, अगर 2 साल के राउंड में जो है अगर किसी कोई यूनिवर्सिटी अगर पहले 100 में आ जाती है तो वो डिस्टेंस ऑनलाइन मोड प्रोग्राम्स ऑफर कर सकती है। अगर वो प्रीसीडिंग 3 साइकिल्स में यानी पिछले 3 सालों में अगर वो कम से कम 2 वक्त पहले 100 इंस्टीट्यूशंस में आ जाती है तो वो अपने डिस्टेंस ऑनलाइन प्रोग्राम्स ऑफर कर सकती है। तो ये इसको ओपन कर दिया गया है, और इसकी वजह से आप देखेंगे कि स्टेट, सेंट्रल, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी सब अपने अपने प्रोग्राम्स जो है ऑनलाइन मोड में ऑफर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको यूजीसी डेप्थ की वेबसाइट बताना चाहूंगा, जहां पर आप स्टेटस देख सकते हैं कि कैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं। देखिए डिस्टेंस मोड प्रोग्राम्स हैं और उनका रिकग्निशन स्टेटस दिया हुआ है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करने के लिए जो है एलिजिबल है, उसको उसका रिकग्निशन दिया गया है। स्टेट यूनिवर्सिटी है और उसके इतने सारे कोर्सेस आप दे सकते हैं कि ये डिस्टेंस मोड में ऑफर करने के लिए रिकॉग्नाइज किए गए हैं। स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी आप दे सकते हैं, सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आप दे सकते हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लेकिन ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने डिस्टेंस मोड प्रोग्राम कर रही है। जामिया हमदर्द, ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, ये अपने प्रोग्राम ऑफर कर रही है डिस्टेंस मोड में। वहीं आप देखेंगे ऑनलाइन मोड में, तो ऑनलाइन मोड में आप देखिए कि यहाँ पर ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है। बैचलर्स प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स,
नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ऑनलाइन प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। एकेडमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन ट्रेनिंग डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, ये अपने प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है। तो आप देखेंगे कि ये इस सेक्टर को पूरी तरीके से अब ओपन कर दिया गया है सभी किस्म की, सभी टाइप की यूनिवर्सिटीज के लिए। ये भी बहुत एक अहम रिफॉर्म है, इसमें इस पूरे सेक्टर को ग्लोबलाइज कर दिया गया है, जहां पर जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स है इनको फॉरेन कंट्रीज में अपने स्टडी सेंटर एस्टेब्लिश करने की इजाजत दी गई है। एनआईएस के तकरीबन 26 स्टडी सेंटर्स गल्फ कंट्रीज में है। इग्नू के जो है तकरीबन जो है 30 से 35 सेंटर्स जो है अदर कंट्रीज में चल रहे हैं, जिसमें सार्क कंट्रीज है, जिसमें गल्फ कंट्रीज है, अफ्रीका के कई सारे कंट्रीज हैं। और दूसरे भी जो यूनिवर्सिटीज है उनको भी स्टडी सेंटर्स और अपने कैंपसेस एस्टेब्लिश करने की इजाजत गवर्नमेंट दे रही है। ज्यूरिसडिक्शन को गवर्नमेंट ने रिलैक्स कर दिया है। अगर कोई इदारा, कोई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने ऑनलाइन प्रोग्राम्स ऑफर करता है तो उस ऑनलाइन प्रोग्राम्स में वो वहां पर उस ऑनलाइन प्रोग्राम में दुनिया से कहीं से भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। वरना आप देखेंगे कि रेगुलर मोड प्रोग्राम में यूनिवर्सिटीज को एक जुरिस्डिक्शन दिया गया है। अगर स्टेट यूनिवर्सिटी है तो उसका स्टेट का जुरिस्डिक्शन है, अगर वो एक स्टेट की रेगुलर यूनिवर्सिटी है तो उसको कुछ डिस्ट्रिक्ट का जुरिस्डिक्शन दिया जाता है। इग्नू, मानू जैसी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है इनको नेशनल जुरिस्डिक्शन दिया गया है। लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए जुरिस्डिक्शन को ही रिलैक्स कर दिया गया है। अब इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन प्रोग्राम कर सकती है और उसमें फॉरेन स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सकती है। डिस्टेंस एजुकेशन में भी अंडर कंसिडरेशन है कि डिस्टेंस एजुकेशन के लिए भी जो है जुरिस्डिक्शन को रिलैक्स कर दिया जाए, ताकि कहीं का भी बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस मोड प्रोग्राम में एडमिशन ले सके। कोलैबोरेशन विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज को आसान कर दिया गया है। इंडियन यूनिवर्सिटीज फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप करके ट्विन डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर कर सकते हैं। ट्विन डिग्री प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि बच्चा अगर 4 साल का प्रोग्राम है तो 2 साल बच्चा फॉरेन यूनिवर्सिटी में रहेगा, 2 साल यहाँ पर रहेगा, उसको डिग्री दी जाएगी। ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम ये होता है कि जिसमें दोनों यूनिवर्सिटीज एक ही डिग्री देते हैं, जिसमें दोनों यूनिवर्सिटीज की सील लगी होती है। और ड्वेल डिग्री ये होती है कि जिसमें दोनों यूनिवर्सिटीज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए अलग अलग डिग्री देती है। तो ट्विन डिग्री, ज्वाइंट डिग्री, ड्वेल डिग्री प्रोग्राम्स ये इंडियन यूनिवर्सिटीज फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर ऑफर कर सकती है। साथ ही साथ फॉरेन यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बना दिए हैं और अब तक के 15 यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा यूके की यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरे है। तो यूके की कई सारी यूनिवर्सिटीज हमारे पास आ चुकी है, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज आ चुकी है, इटली की यूनिवर्सिटीज हमारे पास आ चुकी है। आगे चल के अब ये ट्रेंड बढ़ता चला जाएगा और हमारे मुल्क में आप देखेंगे कि सैकड़ों हजारों जो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज आती चले जाएंगी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा जो है मैं कहता हूँ डायनामिक है इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसको न सिर्फ डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन में लागू किया जा रहा है बल्कि इसको रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन में भी लागू किया जा रहा है। मैकले के जो मिनट्स आए थे उसमें उन्होंने कहा था वी वांट टू क्रिएट अ क्लास ऑफ पीपल हु विल बी इंडियन इन देयर कलर एंड ब्लड बट हु विल बी ब्रिटिश इन देयर टेस्ट, इन देयर वैल्यूज, इन देयर थिंकिंग। कि हम ऐसे लोग बनाना चाहते हैं कि जो अपने रंग से तो काले होंगे लेकिन वो अपने जहन से, अपने वैल्यूज से, अपने इक़दार से वो ब्रिटिश होंगे। तो एक ऐसी समझ है कि अंग्रेजों ने जो सिस्टम लागू किया वो कहीं से ना कहीं वेस्टर्न सिस्टम था, वो कोलोनाइजर्स का सिस्टम था और ये कोलोनाइजर्स के सिस्टम को डीकोलोनाइज करने की जरूरत है और हिंदुस्तानी लोगों का जो जहन है उसको पाक साफ करने की जरूरत है। और हमारी जो भारतीय परंपरा है, जो जो इंडियन नॉलेज है, उसके बारे में लोगों में जो है जहनों में उसकी अहमियत आनी चाहिए, उसको वैल्यू करना चाहिए। इसलिए इसका जो मकसद है वो यही है, द ऑब्जेक्टिव आईटीएस इज टू कंप्लीटली डीकोलोनाइज इंडियन माइंड।
by generating interest and healthy critical reverence for the unbroken knowledge tradition of Bharata for the welfare of the world. यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो वेदास है, वो संहिता है, वो भगवत गीता है, और जो हिस्टोरिकल स्क्रिप्चर्स है वो है, वहां से इसको निकाला जा रहा है कि उसमें जो कुछ भी नॉलेज मौजूद है वो आज के लिहाज से बहुत यूजफुल है और आज के जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स है उसको वो सॉल्व किए जा सकते हैं। इसलिए 3 अहम चीजें बताइए। एक तो दृष्टि, यानी ऐसा विजन तैयार हो जो इंडियन नॉलेज सिस्टम को अहम समझे, उसकी कदर करे। दूसरा परंपरा, जो कुछ भी इंडियन वैल्यूज थे उस इंडियन वैल्यूज को फॉलो करें। और लौकिक प्रयोजन का मतलब होता है कि जो एंशियंट ये नॉलेज ये स्क्रिप्चर्स में मौजूद है इसको आज के दौर के जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर एक कैच ये है कि जिसको इंडियन नॉलेज सिस्टम कहा जा रहा है, लेकिन इसका जो सोर्स है वो सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स है। तो कहीं ना कहीं जो डेफिनेशन ऑफ इंडियन है उसमें कहीं ना कहीं जो है खदशे नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं। इंडियन ये जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो प्लुरलिस्टिक है, वो सेकुलर है। उसमें मुस्लिम भी आते हैं, उसमें क्रिश्चियन भी आते हैं, उसमें सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर रिलीजन के स्क्रिप्चर्स को और नॉलेज सिस्टम को आप इंडियन नॉलेज सिस्टम के जरिए उसको इंडियन नॉलेज सिस्टम ये नाम देकर प्रमोट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक मेजॉरिटेरियन कल्चर को, उस नॉलेज को कहीं ना कहीं दूसरों पर जो है थोपने की जो है एक खदशा नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड है, कहीं ना कहीं ये रेडिकलाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड ना हो जाए, कहीं ना कहीं ये रिकोलोनाइजेशन ऑफ माइनॉरिटीज ना हो जाए। और जैसे जैसे नाजी और फैसिस्ट और नेशनलिस्ट मूवमेंट में जिस तरीके से एजुकेशन के जरिए लोगों को जो है बदला गया, उनकी सोच को बदला गया, उनके माइंडसेट को बदला गया, उस तरीके से ये सिस्टम काम न करे। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में जो चीजें हैं, जो फिलोसफी, लॉजिक, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिंग्विस्टिक, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर है, उसको हमारे सिलेबस में जगह दी जाए। चाहे वो रेगुलर मोड प्रोग्राम हो, डिस्टेंस मोड प्रोग्राम हो, ऑनलाइन प्रोग्राम हो, उसके सिलेबस में इसके कंपोनेंट्स होने चाहिए, उसके कुछ क्रेडिट्स होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये इंडियन नॉलेज सिस्टम को डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड एजुकेशन में भी लाया गया है। मैंने इससे पहले कहा कि स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया है और रूल्स गवर्नमेंट ने पूरे बना दिए हैं, रेगुलेशंस बना दिए हैं। अब रेगुलेशंस पढ़िए, अपने इंस्टीट्यूशन की तैयारी कीजिए, पोर्टल्स अवेलेबल है, पोर्टल पे अप्लाई कीजिए और आपको सारे रिकॉग्निशन, परमिशंस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज, इससे पहले उतना प्रमोशन जो है रीजनल लैंग्वेजेस को नहीं दिया गया था जितना अब दिया जा रहा है। और यहाँ पर आगे बढ़कर जो है हमको ये काम करने की बहुत जरूरत है। रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जा रहा है। देखिए, मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सिर्फ स्कूल लेवल पर नहीं बल्कि हायर एजुकेशन लेवल पर भी जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इसका रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल हटा दिया गया है। चाहे वो स्टेट, सेंट्रल, किसी भी किस्म की यूनिवर्सिटी हो, वो रीजनल लैंग्वेजेस में अपने कोर्सेज ऑफर कर सकती है, डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड में। पहले ऐसा होता था कि जो लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज है वही अपने कोर्सेज ऑफर कर सकती थी। जैसे मानू है तो मानू जो है उर्दू मीडियम में प्रोग्राम्स अपने लॉन्च कर दिए, लेकिन अब अदर यूनिवर्सिटीज भी इस तरफ आ रही है। इग्नू, YCMU, ऐसे कई सारे यूनिवर्सिटीज है जो अपने प्रोग्राम्स उर्दू मीडियम में लॉन्च कर रही है। गवर्नमेंट जितने भी प्लेटफॉर्म्स बना रही है उन सारे प्लेटफॉर्म्स को जो है वो सारे प्लेटफॉर्म्स रीजनल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि भारतीय भाषा समिति के जरिए जो है ट्रांसलेशन का काम किया जा रहा है। AICT ने अनुवादिनी अपना ये AI बेस्ड जो है ट्रांसलेशन टूल तैयार किया है जिससे ट्रांसलेशन का काम हो रहा है। प्रोजेक्ट उड़ान है, AICT का टेक्निकल बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस है। NPTEL जो है जितने भी इंजीनियरिंग और साइंस के सब्जेक्ट्स है उस पर जो है ट्रांसलेशन का काम कर रही है।
तो रीजनल लैंग्वेजेस को जो है प्रमोट किया जा रहा है हायर एजुकेशन में, और ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज रीजनल लैंग्वेजेस में ऑफर करने के लिए यूजीसी जो है यूनिवर्सिटीज को कह रही है, और बाकायदा इसके लिए फंडिंग भी प्रोवाइड कर रही है। तो आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि रीजनल लैंग्वेजेस में आपको प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज जो है आपको दस्तयाब होंगे। हमारी यूनिवर्सिटी में पिछले साल हमने जो है LLB LLM ये प्रोग्राम जो है रेगुलर मोड में उर्दू मीडियम के जरिए ऑफर किया है। इससे पहले जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो रीजनल लैंग्वेजेस में लॉ के कोर्सेज ऑफर करने की इजाजत नहीं देता था, लेकिन अब रीजनल लैंग्वेजेस में कोर्सेज ऑफर करने की इजाजत मिल गई, और मानो ने जो है लॉ के कोर्सेज उर्दू एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू उर्दू जो है हमने ये लॉन्च कर दिया। इंक्लूजन ऑफ एसिटीज, जितने भी सोशो इकोनॉमिक जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है, देखिए वो इस तालीम से बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। 2020-21 का आप यहाँ पर देखेंगे, कुछ स्टैटिस्टिक्स में बता रहा हूँ, SC ST OBC EWS PWD माइनॉरिटीज मुस्लिम, ये सब अगर मिला के देखेंगे तो 50% जो है डिस्टेंस ऑनलाइन प्रोग्राम में जो एनरोलमेंट है वो इस मार्जिनलाइज कम्युनिटीज का है। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे मुस्लिम सिर्फ 2.26% है। यहाँ पर भी वो जितना होना चाहिए उतना जो है मुस्लिम कम्युनिटी उससे फायदा नहीं उठा पा रही। टेक्नोलॉजी जो पुश है, डिजिटल पुश है, वो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उसके लिए जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर सकती है वो कर रही है। हायर एजुकेशन में आप स्वयं है जहाँ पर ऑनलाइन प्रोग्राम्स होस्ट किए जाते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होस्ट किए जाते हैं, स्वयं प्रभा DTH चैनल्स चलाए जा रहे हैं, वन सब्जेक्ट वन चैनल चलाया जा रहा है, जितने सब्जेक्ट है उतने चैनल्स बनाइए और उतने जो है आप उससे बच्चों को फायदा पहुंचाइए। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है ऑफ इंडिया वो कायम की गई है, जहाँ पर रिसोर्स जो है मटेरियल मिलेगा, किताबें मिलेंगी, ऑडियो विजुअल कंटेंट मिलेगा। EPG पाठशाला, यहाँ पर NCERT की यहाँ पर जो है किताबें और लर्निंग रिसोर्सेस अवेलेबल है। NPTEL इंजीनियरिंग और साइंस सब्जेक्ट्स पर अपने प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है। शोध गंगा, शोध सिंधु, ये रिसर्च स्कॉलर्स को मदद करने वाले ये पोर्टल्स हैं। स्कूल लेवल पर आप देखेंगे दीक्षा, पाठशाला, स्वयं, PM विद्या, विद्यादान, निष्ठा, ऐसे पोर्टल चलाए जा रहे हैं। ये निष्ठा जो पोर्टल है ये टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए चलाया जा रहा है। विद्यादान, ये पोर्टल का कहना है कि आप विद्या को दान कीजिए, आपको इल्म जो है उसका जो है उसका हदिया दीजिए, या कहेंगे उसको दान कीजिए आप। इस यहाँ पर इस पोर्टल पे चाहा जा रहा है कि टीचर्स ऑडियो विजुअल कंटेंट बनाएं और उसको फ्रीली अवेलेबल करें इस पोर्टल पर। नेशनल NROER, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, ये कॉपीराइट जो है फ्री, कॉपी फ्री ये मटेरियल होते हैं जिसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो जिस तरीके से डिजिटल पुश गवर्नमेंट दे रही है, उसका जो फोकस है, उसका जो मकसद है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस मोड ऑफ एजुकेशन के आदी हो, और आप देखेंगे कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो इसकी आदी अब हो चुकी है, और 21st सेंचुरी ये लिटरली ऑनलाइन एजुकेशन की सेंचुरी है। अब ये तो सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, लेकिन एज ए टीचर हमारे लिए इसमें क्या मौके हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है, जिसको हम पैसा कमाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम खिदमत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन टीचर्स पर ये डिपेंड करता है कि कैसे उन चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं। तो टीचर्स मूक्स ऑनलाइन कोर्सेज बना सकते हैं, जितने भी जो बॉडीज है वो अपने अपने कोर्सेज बना रहे हैं, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, अलग अलग फील्ड्स के लिए। तो यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज में हम हमारा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी टीचर्स हो, कॉलेज टीचर्स हो, स्कूल टीचर्स हो, मूक कोर्सेज बना सकते हैं। और आप देखेंगे इसका जो मार्केट है वो 10,000 से ज्यादा है। नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स है वहीं पर ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर आप अपने कोर्सेज बनाकर बेच सकते हैं। कंटेंट कंट्रीब्यूटर, दीक्षा, NPTEL, विद्यादान, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, यहाँ पर कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, और ये कंटेंट क्रिएशन करने के लिए टीचर्स को जो है अलॉटमेंट दिए, टीचर्स को काम असाइन किए जा रहे हैं, उनको ऑनरेरियम दिए जा रहा है, उनके जरिए काम किए जा रहे हैं।
आप NPTEL की वेबसाइट पे जाकर एज ए ट्रांसलेटर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं किसी भी रीजनल लैंग्वेज में मटेरियल डेवलप करने के लिए। डिजिटल कोचिंग जो है आज जो है मार्केट का ट्रेंड है। डिजिटल कोचिंग में टीचर्स किसी भी एक चीज को, किसी भी एक एरिया को आइडेंटिफाई करके जिसमें वो अपनी सलाहियत रखते हो, ऑनलाइन कोर्सेज और कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप जो है सॉफ्ट स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स में लीडरशिप, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट एरिया, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, टीम बिल्डिंग, ऐसे कई सारे नीश एरियाज है, छोटे एरियाज है जिसमें लोग अपनी सलाहियतें जो है डेवलप करना चाह रहे हैं। इसमें आप अपने कोर्सेज बनाकर जो है कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। हार्ड स्किल्स है, टीम मैनेजमेंट है, रिज्यूम राइटिंग है, इवेंट मैनेजमेंट है, ऐसे कई सारे हार्ड स्किल्स है जिसमें आप अपने प्रोग्राम्स लॉन्च कर सकते हैं, है ना। जो जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के एस्पिरेशन के हिसाब से आप जो है कोर्सेज लॉन्च कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स को करियर क्लैरिटी नहीं होती है, जो स्टडी हैबिट्स नहीं होती है, लर्निंग एनवायरनमेंट उनको नहीं मिलता है। ये उनके सारे जरूरियात हैं, उनके नीड्स है, और जहां पर नीड होती है वहां पर बिजनेस होता है, वहां पर आप आपके करने के लिए कुछ होता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि आप स्कूल जो बच्चे स्कूल जो बच्चे जाते हैं उनके लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, वो अपनी मेमोरी को कैसे शार्प करें, कैसे अपनी क्रिएटिविटी को वो बढ़ाएं, कैसे अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें, इस पर कोर्सेज बनाकर आप बेचे जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि आप इंस्टा पर देखिए, फेसबुक पर देखिए, यूट्यूब पर देखिए, आपको इनके एड्स नजर आते हैं जहां पर डिजिटल कोचेस अपने कोर्स के जो है मार्केटिंग करते हैं, ऐड देते हैं और अपने पोर्टल की तरफ जो है वो लेकर जाते हैं। तो डिजिटल कोचिंग ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसका जो मार्केट वैल्यू है वो 5,000 करोड़ से ज्यादा है फिल वक्त इंडिया में, और ये साइज डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ऑनलाइन एग्जाम ओरिएंटेड कोचिंग चल रही है, नीट, JEE जो है, UPSC के एग्जाम है, टेट के एग्जाम है, CTET के एग्जाम है, कई सारे स्टेट लेवल के, रेलवेज के, सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसकी ऑनलाइन कोचिंग जो है थ्रू ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं। टीचर्स ये ऑनलाइन ओरिएंटेड जो एग्जाम ओरिएंटेड कोचिंग होती है वो एग्जाम ओरिएंटेड कोचिंग क्लासेस भी चला सकते हैं। फैकल्टी स्टाफ डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत हो चुकी है, सिर्फ स्कूल टीचर्स कॉलेजेस में नहीं बल्कि कंपनीज में भी। यहाँ पर अपना एरिया आइडेंटिफाई करके आप जो है फैकल्टी डेवलपमेंट एज अ रिसोर्स पर्सन फैकल्टी डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे चाहे वो पेडागोजी पर हो, NEP पे हो, AI में हो, किसी भी एरिया में जो है आप जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है उसमें एज अ ट्रेनर, एज अ रिसोर्स पर्सन आप ट्रेनिंग का काम कर सकते हैं। यूट्यूब पर जो है चैनल बना सकते हैं, शॉर्ट्स बना सकते हैं, उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जो है माइक्रो लेसन्स बना सकते हैं, और ये एजुकेशन पर्पस के लिए कर सकते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये अलग अलग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन एज ए टीचर हमको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ई बुक ऑथरिंग है जिसमें आप MCQ बुक्स बना सकते हैं, स्टडी गाइड्स, रेफरेंस मटेरियल बना सकते हैं, अपनी किताबें लिख सकते हैं और इसको सेल्फ पब्लिश कर सकते हैं Amazon जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। एजुकेशनल पॉडकास्टिंग जो है आजकल बहुत ट्रेंड में है। लोग गाड़ी चलाते वक्त, वॉकिंग करते वक्त, जॉगिंग करते वक्त सुनना पसंद कर रहे हैं, तो एजुकेशनल पॉडकास्टिंग ये भी बहुत ट्रेंड में है। एजुकेशनल ब्लॉगिंग कर सकते हैं, पेड वेबिनार, मास्टर क्लासेस, बूट कोर्सेस आप चला सकते हैं जिसमें 3 दिन के, 2 दिन के, 1 हफ्ते के वर्कशॉप्स जो है आप या वेबिनार्स कर सकते हैं। करियर काउंसलिंग ये भी जो है एक ऑनलाइन फिल वक्त ट्रेन में ये चीज है, और इसमें बच्चों को आप गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से वो करियर को सेलेक्ट करें और कौन से यूनिवर्सिटीज में करें। इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए भी काउंसलिंग चल रही है, और फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलाने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जहां पर एज अ करियर काउंसलर बोलकर आप काम कर सकते हैं। असेसमेंट कंटेंट क्रिएटर है जिसमें आप MCQs, क्विजेस, डिजिटल टेस्ट बनाकर जो है आप दे सकते हैं। एज ए लैंग्वेज ट्यूटर, लैंग्वेज टीचर का जो है आप काम कर सकते हैं।
जो टेक एग्रीगेटर्स हैं, अन अकेडमी, फिजिक्स वाला, वेदांतु, ये जो है वहां पर जो है आप काम कर सकते हैं और पेड स्टडी ग्रुप चला सकते हैं। मैं एक बच्चे को जानता हूं जो एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप चलाता है, जिसमें ये सिखाया जाता है कि मानू का जो बीएड प्रोग्राम है, मानू के बीएड प्रोग्राम में इन सर्विस टीचर्स आते हैं, तो ये बच्चा जो है उन इन सर्विस टीचर्स को गाइड करता है अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। उसके व्हाट्सएप ग्रुप की कुछ पेड फीस होती है, टीचर्स जो है उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, उनका पूरा प्रिपरेशन, उनकी ग्रूमिंग, मानू का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके लिए करता है ये बच्चा, और फिर जो है उनके एडमिशन यहाँ पर कराते हैं। तो एक पेड स्टडी ग्रुप्स टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे अपॉर्चुनिटीज टीचर के लिए है जिससे वो उसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, और एज अ खिदमत खल्क के तौर पर भी जो है इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं अपने लेक्चर के आखिरी मरहले पर हूँ, जिसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि फिल वक्त ये जो कुछ भी चेंजेस हो रहा है डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन में, इससे मुस्लिम कम्युनिटी कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकती है, कैसे मुस्लिम टीचर्स इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले टीचर्स को तो ये समझना जरूरी है कि वो अपने अप्रोच को और अपने एक्सपोजर को मल्टी डिसिप्लिनरी करे, मल्टी मोड करे। अब तालीम मल्टी डिसिप्लिनरी हो चुकी है और मल्टी मोड हो चुकी है, तो हमको डिस्टेंस मोड के लिए, रेगुलर मोड के लिए, ऑनलाइन मोड के लिए हमको तैयार रहना है, और उसके लिए जितनी भी जरूरी स्किल्स है वो हमको अडॉप्ट करने की, उसको सीखने की जरूरत है। हम एज अवेयरनेस एजेंट काम कर सकते हैं। देखिए हमारे जो है मुस्लिम कम्युनिटी में अवेयरनेस का बहुत बड़ा फुकदान है। अब आप देखेंगे एनआईएस का जो 10th का जो कोर्स होता है तकरीबन 2000 रुपए या 2100 रुपए फीस है, यानी 2000 रुपए में आपका 10th का एग्जाम हो रहा, वहीं पर जो है 2200 रुपए में जो है 12th का जो है एग्जाम होता है। यानी 2000, 2500, 2-2500 रुपए में 10th और 12th का एग्जाम बच्चे पास हो सकते हैं, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है। और ऐसे हजारों लाखों बच्चे जो है ड्रॉप आउट बच्चे, आउट ऑफ स्कूल बच्चे ऐसे ही फिर रहे हैं। लेकिन इन बच्चों को अगर हम अवेयर करें तो हम इनको बता सकते हैं कि कितने कम फीस में आप 10th और 12th पास आउट हो सकते हैं, कितनी कम फीस में आप वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, और उन वोकेशनल कोर्सेज के जरिए फिर आप जो है जॉब सर्च कर सकते हैं। और जितने भी एनआईएस के कोर्सेज होते हैं वोकेशनल कोर्सेज, ये नेशनल करिकुलम, नेशनल फ्रेमवर्क जो है वोकेशनल कोर्सेज का, उससे अप्रूव होते हैं, नेशनल स्किल फ्रेमवर्क से। तो ये जॉब ओरिएंटेड चीजें हैं जो बच्चे कर सकते हैं। अवेयरनेस एजेंट्स हमको बनने की जरूरत है ताकि मुस्लिम बच्चे डिस्टेंस मोड का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। एनआईएस और एसआईएस इनके साथ कोलैबोरेशन की जरूरत है। हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, हम कोशिश करें कि हमारे स्कूल्स में ये स्टडी सेंटर्स आए, ताकि हम ये स्टडी सेंटर्स के जरिए जितने भी ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं हमारे इलाके में, उनको हम एनरोल कर सके इन कोर्सेस में। इंटीग्रेशन ऑफ इस्लामिक नॉलेज सिस्टम, देखिए ये बहुत जरूरी है। जैसे पिछले कई सालों में हमने देखा कि तारीख को जो है बदल दिया गया, और तारीख को इस तरीके से पेश किया गया जिसमें जितने भी मुस्लिम रूरल्स है ये सब जो है इन्वेडर्स हैं, ये सब जालिम हैं। और आज हम जब हमारे ग्रुप्स में जब हम डिस्कशन करते हैं तो कई सारे हमारे दोस्त बोलते हैं मुसलमानों ने जो है जुल्म किया है इस मुल्क पर। तो वो अपने जो आबा व अजदा है, अपना जो माजी है, उसको वो ये समझते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं किया, हमने सब गलत किया। तो कहीं ना कहीं जो सही तारीख उन तक नहीं पहुंच पा रही है, और उससे जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उससे जो क्या कहेंगे, उससे जो एक कम्युनिटी से जो, और आजकल जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में जो अवेयरनेस होना चाहिए, वो अवेयरनेस नहीं आ पा रहा। इस्लामिक नॉलेज सिस्टम के जरिए हम ये बता सके कि मुसलमानों ने कितने सारे इन्वेंशंस किए, कितने सारे सब्जेक्ट्स के जो फादर ऑफ सब्जेक्ट्स आ जाता है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, अलजबरा है, ये सब जो है ये मुसलमानों ने क्रिएट करे। जो है इब्ने खल्दून है, इब्ने सीना है, और ऐसे कई सारे साइंटिस्ट है जिन्होंने साइंटिफिक नॉलेज को जो है प्रमोट किया है और इन्वेंशंस किए हैं। ये जो इस्लामिक नॉलेज सिस्टम है ये कहीं ना कहीं बच्चों तक पहुंचना चाहिए, किताबों के जरिए या हमारे प्रैक्टिकल टीचिंग या जो है इंटरेक्शन के जरिए।
क्योंकि अब सिलेबस के जरिए हम जो है ये सिस्टम को लोगों तक, बच्चों तक पहुंचा नहीं सकते, ना स्कूल सिलेबस के जरिए ना यूनिवर्सिटी सिलेबस के जरिए हम ये चीजें अब बच्चों तक नहीं पहुंचा सकते। प्रमोशन ऑफ वीमेन एजुकेशन, यहाँ पर बहुत जरूरी है कि जो सबसे ज्यादा जो मुस्लिम्स में बैकवर्ड है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, वो औरतें हैं। इनके लिए डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन एक अल्टरनेट है। आपने देखा कर्नाटक में जो कुछ भी इवेंट्स हुए, इश्यूज हुए, वहां पर डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग अल्टरनेट के तौर पर लड़कियों के लिए है। इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल जो है लड़कियां, औरतें अगर करती हैं तो उनको तालीम छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। हम कम्युनिटी सेंटर्स, स्टडी सेंटर्स बना सकते हैं जहां पर हम डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन के जो कोर्सेज चल रहे हैं स्कूल लेवल पर या हायर एजुकेशन लेवल पर, उसके बारे में बच्चों को बता सकें। वक्त की एक अहम जरूरत यह है कि मदरसा और मेन स्ट्रीम एजुकेशन, इसमें जो गैप आ चुका है उसको पूर्ण करने की जरूरत है। जमीयत उलमा हिंद ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया, एनआईओएस के साथ एमओयू किया। अब वो जो है जो है मदारिस के बच्चों को जो है 10th और 12th के जो है एग्जाम्स दिला रहे हैं, वोकेशनल कोर्सेज करा रहे हैं। यहाँ पर जमीयत उलमा हिंद के जैसे, मैं क्या समझता हूँ, 10 20 इदारे भी अगर आ गए, एनआईएस के साथ जुड़ गए, तो मुसलमानों में जो ड्रॉप आउट है और जो एजुकेशनल बैकलॉग है उसको पूरा करने के लिए 20-25 साल लगेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इदारों को आगे आकर जो है इस गैप को ब्रिज करने की जरूरत है, एनआईओएस के साथ टाइप करके काम करने की जरूरत है। जहाँ रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जा रहा है, वहीं पर उर्दू, अरेबिक, पर्शियन, इन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए हम जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। करियर काउंसलर्स और मोटिवेटर्स की बहुत जरूरत है। साथ ही साथ स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि मुसलमानों में जो पसमानदगी है वो उसकी एक अहम वजह पॉवर्टी है। और ये पॉवर्टी को दूर करने के लिए जब तक हम जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, स्किल बेस्ड कोर्सेज बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, मैं समझता हूँ कि ऐसी तालीम जो जॉब प्रोवाइड ना कर सके, जाहिर सी बात है आज के दौर में जो है उसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ जॉब हासिल करना ये तालीम का मकसद नहीं है, लेकिन एक उसका एक अहम मकसद है। तो डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन को सही मानों में अगर हम इस्तेमाल करते हैं आज के दौर में, तो मुसलमानों का जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है उसको बहुत कम अरसे में हम दूर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। नई तालीमी नई पॉलिसी, तालीम पॉलिसी में उर्दू के प्रमोशन का जिक्र किस तरह से है? उर्दू का प्रमोशन स्कूल लेवल पर है, जिसमें एनआईएस को और जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है इनको कहा गया है कि आप रीजनल लैंग्वेजेस में आपके कोर्सेज चलाइए। इसलिए आप देखेंगे कि मैंने आपको स्क्रीन में बताया कि किस तरीके से एनआईएस जो है अपने प्रोग्राम्स उर्दू में चला रहा है। मैं फिर से एक वक्त स्क्रीन शेयर करूंगा। ये एनआईएस का प्रोस्पेक्टस है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि उनकी ये जो 10वीं की किताबें हैं वो कितनी किताबें उर्दू में मौजूद है। अब आप देखेंगे सीनियर सेकेंडरी लेवल पर आप देखेंगे कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों फैकल्टी में जो है उर्दू में किताबें मौजूद है, और बच्चे उर्दू मीडियम से 12th का एग्जाम दे सकते हैं, आर्ट्स से, साइंस से और कॉमर्स से। यही नहीं बल्कि इनके जो वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं, ये वोकेशनल प्रोग्राम्स भी उर्दू में अवेलेबल है। आप इसका प्रोस्पेक्टस अगर देखेंगे एनआईएस का, तो आपको लगेगा कि तकरीबन 60-70% प्रोग्राम्स उर्दू में अवेलेबल है। बाकी जो प्रोग्राम्स नहीं है फिल वक्त, वो प्रोग्राम्स उर्दू में, उसमें उसके ट्रांसलेशन चल रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। और इस ताल्लुक से मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी भी एनआईएस के साथ बहुत जल्द एक एमओयू करने वाली है, जिसमें जहां जहां उनको जरूरत है उर्दू में सेल्फ लर्निंग मटेरियल डेवलप करने की, ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज डेवलप करने की, वोकेशनल कोर्सेज के ट्रांसलेशन की, वहां पर इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े रहेंगे और उनको मदद करेंगे। साथ ही साथ हायर एजुकेशन में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कहा है कि आप रीजनल लैंग्वेजेस में आप हायर एजुकेशन को ऑफर कीजिए। इसलिए कई सारी यूनिवर्सिटीज जो है रीजनल लैंग्वेजेस में अपने कोर्सेज चला रही हैं। आपको बताऊंगा कि एमपी में एमबीबीएस कोर्स जो है उर्दू से हिंदी मीडियम में शुरू किया गया। मैंने इससे पहले मिसाल दी आपको कि लॉ कोर्सेज जो है हमारी यूनिवर्सिटी ने उर्दू में जो है लॉन्च किया पिछले साल, जो आज से पहले कभी उर्दू मीडियम में नहीं था। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न सिर्फ उर्दू को बल्कि सभी रीजनल लैंग्वेजेस को
इक्वल मौका देता है अपने प्रमोशन का। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें और जिस भी प्लेटफॉर्म में, जिस भी यूनिवर्सिटी में हमको मौका मिले उर्दू में काम करने का या ट्रांसलेशन का या कोर्सेज लॉन्च करने का, वहाँ पर हम हमारा अदा करें। साइड एजुकेशन क्लास भी अवेलेबल। करियर पर ऑब्लिगेशंस आ सकते हैं क्या? देखिए, मैंने यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको बताए जहाँ पर जिसको जो यानी आपकी ड्यूटी करते हुए आप साइड बाय साइड कर सकते हैं। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आपको अगर अगर आप आपकी ड्यूटी करते हुए अगर आप कोई यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पर चैनल चला रहे हैं, या आप ऑनलाइन कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं, या आप डिजिटल कोचिंग कर रहे हैं, तो इस डिजिटल कोचिंग का या अदर जो काम आप कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, उसका असर आपकी ड्यूटीज पर नहीं होना चाहिए। जो आपके स्कूल में अगर आप पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रहे हैं, तो उसकी ड्यूटीज पर असर नहीं होना चाहिए। अब ये तो हर फर्द की जिम्मेदारी है कि एक से दो जगह अगर वो काम कर रहा है तो दोनों जगह जो है वो जस्टिस करे अपने काम के साथ। सवाल आया है इसमें चैट बॉक्स में कि इंटरनेशनल स्कूल से उर्दू स्टूडेंट ना होने की वजह से उर्दू सब्जेक्ट के बजाय हिंदी के अलावा फॉरेन लैंग्वेज को अहमियत दी जा रही है, तो रहनुमाई कीजिए कि किस तरह इन स्कूल्स में उर्दू रखने के लिए बात की जा सके। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर स्टूडेंट है तो टीचर रहता है। अब स्टूडेंट ही अगर उर्दू सब्जेक्ट नहीं लेंगे तो स्कूल्स ये सोचते हैं कि जब स्टूडेंट ही नहीं है उर्दू सब्जेक्ट पढ़ने वाले, तो टीचर की भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम हमारी कम्युनिटी में अवेयरनेस क्रिएट करें कि वो उर्दू एज ए सब्जेक्ट पढ़ें। जरूरी है उर्दू एज ए सब्जेक्ट पढ़ना। तो स्कूल जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स की तादाद को देखकर टीचर्स स्कूल जो है टीचर्स को अपॉइंट करते हैं, एक। दूसरा, अगर स्कूल्स में उर्दू एज ए सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, तब भी हम एनआईएस से उर्दू एज ए सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, एसएससी लेवल पर और एचएससी लेवल पर। एनआईएस का ऐसा नहीं है कि दूसरे जो स्कूल्स के दूसरे जो स्टेट बोर्ड से जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी एनआईएस से जो है ऐसे सब्जेक्ट्स में एग्जाम्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा तेलंगाना स्टेट बोर्ड से पढ़ा हुआ है और वो 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो चुका है, मैथमेटिक्स में और साइंस में, तो अब ये बच्चा मैथमेटिक्स और ये साइंस, ये 2 सब्जेक्ट एनआईएस से पास हो सकता है। अगर कोई बच्चा जो है उर्दू एज ए लैंग्वेज उसने 10th लेवल पर या 12th लेवल पर नहीं पढ़ा है, अब वो चाह रहा है कि वो उर्दू एज ए सब्जेक्ट 10th या 12th लेवल पर पढ़े, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में वो अप्लाई कर सकता है एनआईएस में, और एक सब्जेक्ट का एग्जाम देकर वो पास हो सकता है। तो जो बच्चों को जो है स्कूल्स में उर्दू एज ए सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, वो इन जो है डिस्टेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं और उर्दू वो सीख सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, एक डिप्लोमा प्रोग्राम भी आ रहा है उर्दू में। तो जहाँ कहीं हम रेगुलर मोड से हमको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, हम तुरंत चेक करें कि डिस्टेंस मोड में और ऑनलाइन मोड में उसके क्या अल्टरनेटिव अवेलेबल है और उन अल्टरनेटिव्स का हम इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल नहीं है? जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और सभी टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।